हेलो दोस्तों तालिबान की विजय बहुत सारे देशों के अंदर और यहाँ तक कि मुस्लिम जगत के अंदर, भारत के अंदर भी बहुत सारे जो मुस्लिम नेता हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ तालिबान। तालिबान की जो विजय है उसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे इस समय पर ये जो इस्लाम की विजय है, ये जो विजय है, ये इस्लाम की विजय है पूरी दुनिया के ऊपर और बड़ी से सबसे बड़ी सुपर पावर को, अमेरिका को हराकर भगा दिया, नाटो नेशंस को हराकर भगा दिया। हालांकि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूं कि नाटो और अमेरिकन देशों को भगा दिया। अमेरिका भाग गया और वो चूहों से डर के भाग गया। तालिबानी और कुछ नहीं, चूहे थे जो आम आदमी के पीछे, आम जनता के बीच में खड़े होकर पीछे खड़े रहते थे। जब तक अमेरिकन एक सैनिक भी खड़ा होता था ये लोग पीछे खड़े रहते थे। जिस समय अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि अब हम चले, यहाँ से वहाँ से रिवाइवल हुआ और ये आकर खड़े हो गए। इसके ऊपर फिर कभी डिस्कस करेंगे कि अफगान आर्मी ने हार क्यों मानी है, अफगान आर्मी कैसे हार गई। लेकिन उससे पहले जो बात है दोस्तों वो है कि इससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन ये दे देते हैं कि अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या कोई भी यूपीएससी या आईएएस पीसीएस के लिए तैयारी करने की सोच रहा है, सरकारी दफ्तर, सरकारी बड़ा अफसर बनने की सोच रहा है, चपरासी पटवार की बात मैं नहीं कर रहा, बड़ा अफसर बनने की सोच रहा है, तो दोस्तों आपके लिए आप बिना एनसीईआरटी के उस कोर्स को करने की सोच भी नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले एनसीईआरटी, और मज़े की बात यह है ये वही एग्जैक्टली वही एनसीईआरटी, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ये वही एनसीईआरटी जो स्कूल में मिलती थी। हाँ भाई, ये वही एनसीईआरटी है जो स्कूल में मिलती थी। बेसिक कंसेप्ट्स वही हैं जो छठी क्लास में पढ़ने चाहिए, लेकिन बच्चा हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से पढ़ता नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए 9 to 12 क्लास, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी स्टूडेंट कर रहा है या जॉब कर रहा है, उसके लिए हमारा ये एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच है जिसके अंदर आप 1 घंटे की, सिर्फ 1 घंटे की हमारी ऑनलाइन क्लास से अपने एनसीईआरटी के कंसेप्ट को मजबूत कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप टू यूपीएससी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। फीस इसकी बहुत नॉमिनल है, 500 रुपीज़ पर मंथ, और इन नंबरों पे आप कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसके बाद दूसरी इंफॉर्मेशन दोस्तों ये है कि अगर आप यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो आपका ये जो सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। पेपर नंबर 2 इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, पेपर नंबर 4 और एस्से राइटिंग पूरे का पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको पढ़े बगैर और इस बुक एम लक्ष्मीकांत को पढ़े बगैर आप यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोच भी नहीं सकते दोस्तों। इसीलिए इस बुक के लिए हमने पॉलिटी का कंसेप्टर बैच मंडे से स्टार्ट करने का डिसाइड किया है। जितने भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल, इन 2 नंबर्स पर कॉल करें और जल्दी से जल्दी अपनी सीट फिक्स करें। ऑनलाइन क्लासेस होंगी और दोस्तों इसकी फीस भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, 500 रुपीज़ पर मंथ। और तीसरा, यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं और उससे इंपॉर्टेंट बात ये कि आईआरस और हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे से, अब क्या होगा दोस्तों, ये आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, टॉपिक है व्हाई द राइज ऑफ तालिबान इज अ थ्रेट टू मुस्लिम वर्ल्ड। सबसे पहले इतना समझ लीजिए मोटे तौर पर कि ये दुनिया, मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड या इस्लामिक दुनिया कहाँ कहाँ फैली हुई है और यहाँ किस तरीके से, किस वजह से इस्लामिक दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अफ़गानिस्तान यहाँ पर मौजूद है। अगर आप अफ़गानिस्तान को देखते हैं तो पहले इस्लामिक वर्ल्ड को समझ लीजिए कि दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड कहाँ कहाँ है और किस किस तरीके से मौजूद है। सबसे पहले ये जो वर्ल्ड है ये पूरे का पूरा आपको मिलेगा अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड, ये अरबों की दुनिया है, अरब कंट्रीज की ये दुनिया है। ये एक ट्रांजिशन पार्ट है जहां पर अरब, तुर्क और सब मिले जुले होंगे। ईरान की अपनी एक दुनिया है और अपना अरब वर्ल्ड है, सीरिया है, सीरिया इराक एक ट्रांजिशन पार्ट है, टर्क अलग है, ईरान अलग है, सेंट्रल एशिया अलग है। एक हिस्सा साउथ एशिया वाले मुस्लिम्स का आता है जिसमें इंडियन मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स एंड बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं। एक हिस्सा मलेशिया और इंडोनेशिया के मुस्लिम्स का आता है। अब ये मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये इस्लामिक कंट्रीज हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं या मैंने जो आपको यहाँ पर दिखाई हैं। अब अगर आप इनको थोड़ा सा और ढंग से देखेंगे तो क्या इन सब जगह पर इस्लाम ही प्राइमरीली फोकस होता है?
तो अरब वर्ल्ड जो है ये प्योरली यानी 100% इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो यहां पर इस्लाम से ज्यादा प्रिवेल करती है एथनिसिटी। समझे? इनके कंसर्न्स अलग हैं, इनकी लड़ाइयां अलग हैं। यहां शिया सुन्नी ज्यादा लड़ रहे होंगे, इस्लाम से ज्यादा ये लोग क्या लड़ रहे होंगे? शिया सुन्नी। लेकिन इस अरब वर्ल्ड का जो लीडर यहां पर सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, ये जो सेक्शन है सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, यूएई, कुवैत, ये 4-5 कंट्रीज ऐसे हैं जो अरब वर्ल्ड की लीडरशिप की तरफ ध्यान देते हैं, या ये अपने आप को 22 अरब देशों का लीडर समझते हैं। अब क्योंकि ये 22 अरब देशों के लीडर समझते हैं, तो ये ऑयल एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, और इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि ये ऑयल एक्सपोर्ट के नाम पर यहां एक रिजिड इस्लामिक रजीम को अब तक चलाने में कामयाब हुए, जिसमें औरतों को यहां तक अधिकार नहीं था कि वो अकेली किसी मार्केट जा सके। अब यहां औरतें अगर मार्केट तक नहीं जा सकती और एक बंदी वाली फीलिंग आ जाती है कि हाँ वो बंदी बने यहां पर हैं, और एक दो नहीं, मेरी कई फ्रेंड्स से और कुछ कई स्टूडेंट से भी बात हुई जो मुस्लिम्स रही, जो मुस्लिम्स हैं, जो डीयू में मेरे साथ पढ़ी, जो और जगह मेरे साथ काम किया, क्लासेस लिया, जो भी है, मैरिज करके सऊदी अरेबिया गई और वहाँ से वो वापस आने के बाद फ्रस्ट्रेशन में वापस आई, और यहाँ तक कि एक दो ने तो अपने हस्बैंड तक को तलाक दे दिया कि उस बंदी जीवन के अंदर हम नहीं रह सकते। अब प्रॉब्लम क्या है? रिजिड इस्लामिक रजीम इन्होंने खूब चलाई, और पूरी दुनिया में वहाबिज्म को फैलाने का जो रोल प्ले किया इन्होंने, वो गजब लेवल पर था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अब ये है कि दुनिया की इकोनॉमी पर से जो ऑयल डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है, और दुनिया धीरे धीरे अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ती जा रही है, और वो अल्टरनेट सोर्सेज की वजह से इनकी जो इकोनॉमी है वो गोइंग टू कोलैप्स, इकोनॉमी गोइंग टू कोलैप्स। अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनकी इकोनॉमी तो कोलैप्स करने जा रही है, तेल कोई खरीदने वाला नहीं, खरीदेगा भी तो उतना डोमिनेंस नहीं रहेगा, डोमिनेंस नहीं रहेगा तो इनका वो जो वर्चस्व था दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर या दुनिया के ऊपर दबदबा था, वो सारा दबदबा ख़त्म। अब क्योंकि दबदबा ख़त्म हो गया इनका, क्योंकि दुनिया के ऊपर से इनका दबदबा ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और 2030 तक इनका वो वर्चस्व, वो डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगा। तो सोच कर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये क्या चाहेंगे? ये चाहेंगे डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी, डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी। अब डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी में क्या कि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग ऑयल की जगह अलग अलग सेक्शंस को इससे जोड़ दें। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी ये आ रही है कि जब ये अपनी इकोनॉमी को दुनिया के अलग अलग सेक्शन से जोड़ेंगे, तो वहाँ पर इनको क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि इन अरबों ने अरबों खरबों रुपए महंगी से महंगी गाड़ियों में और स्टंटबाजियों में और अय्याशियों में तो उड़ा दिए, लेकिन मैन पावर डेवलप नहीं करी। साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर्स और ये सब डेवलप नहीं किए या बहुत कम डेवलप किए, इसलिए इन्हें वो टैलेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा इंडिया जैसे देशों से। लेकिन एक आम इंडियन सऊदी अरेबिया में जाकर क्यों रहेगा जब उसे पता है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बंदिशें? यस, आज तक का रिकॉर्ड है। अगर मेरे से पूछा जाए कि मुझे कौन सी फॉरेन कंट्री में जाकर रहना पसंद होगा, मैं वहाँ जाकर रहना पसंद करूँगा जहाँ आज़ादी होगी, फ्रस्ट्रेटेड माइंडेड लोग नहीं रहेंगे कि मैं या मेरे परिवार की महिलाएं वहाँ सोच समझ के बाहर निकलें। भाई सीधी सी बात है, आज़ादी के अंदर मीन्स आज़ादी। भाई अगर कोई इंसान शराब पीना चाहता है और वहाँ पर उसको बंदिश है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो गो टू हेल दैट कंट्री, आई डोंट केयर अबाउट इट, मैं तो नहीं जा रहा वहाँ पे।
भाई सीधी सी बात है, मैं क्यों ऐसी कंट्री में जाऊंगा जहां अगर मुझे शराब पीनी है वो शराब बंदी है, या मुझे मान लिया कोई और एंजॉयमेंट करना है वो नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही बाल्टियां भर भर के पीना शुरू कर रहा हूं। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। मैं मीन्स कोई भी एक ऐसा इंसान जो जिंदगी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, रिलीजन को कम। इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलीजन नहीं। मेरे से रिलीजन है, मैं जब तक हूं तभी तक रिलीजन है। सारी दुनिया के इंसान खत्म तो रिलीजन कहां? समझे? तो रिलीजन कब? जब इंसान पहले, रिलीजन बाद में। और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजन। समझे? एक इंसान की जो आज़ादी है वो धर्म से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसी सिचुएशन में सोचकर देखो दोस्तों, यहां इनके साथ डायलेमा है। मैन पावर चाहिए, मैन पावर जाने को तैयार नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियर तो सबसे पहले आपको स्मैकी और गंजेड़ी भंगेड़ी मिलेंगे बहुत सारे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग क्यों जाएंगे? यही रीज़न है कि ये लिबरलाइजेशन की तरफ, लिबरल सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने आप को लिबरल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लिबर्टी दे रहे हैं लोगों को जीने की। पहले फोटो तक नहीं लगती थी, अब इन लोगों की फोटो लगने लग गई। ठीक है, तो ऐसे में लिबरल सिस्टम महिलाओं को कार चलाने की आज़ादी है, बीच पे जाने की आज़ादी दे रहे हैं, और भी बहुत सारे कामों की आज़ादी दे रहे हैं। इसका मतलब थोड़ा लिबर्टी दे रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये अगर लिबर्टी दे रहे हैं और यहाँ पर एक रेडिकल गवर्नमेंट आ गई जो औरतों को स्कूल जाने के नाम पर या बुर्का ना पहनने के नाम पर गोली मार रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जब औरतों को गोली मारी जा रही है केवल बुर्का ना पहनने के नाम पर, तो असलियत में तालिबान रेजीम जो है, यहाँ तालिबान का जो आना है, अफ़गानिस्तान में तालिबान का आना असलियत में रेडिकल फोर्सेस इन अरब वर्ल्ड, अरब कंट्रीज, ना केवल अरब कंट्रीज बल्कि हर उस देश के अंदर, इस्लाम को मानने वाले हर उस देश के अंदर जो कट्टरवादी सोच है, जो तालिबान को सपोर्ट करने वाले हैं और तालिबान जैसे रूल को सपोर्ट करने वाले हैं, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगर तालिबान वहाँ ऐसा कर सकता है तो हम यहाँ ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होगा कि तालिबान ऐसा कर सकता है और हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तो वो कम से कम और कुछ नहीं तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, सरकार के खिलाफ दबाव बनाएंगे, सरकार को प्रेशराइज करेंगे कि जैसा तालिबान रूल इस्टेब्लिश कर रहा है वैसा यहाँ भी रूल इस्टेब्लिश किया जाए, औरतों को बंदी बनाकर रखा जाए, उनको यूं कहा जाए कि उनको तो कोई अधिकार ही ना दिए जाएं टाइप में, या जो अधिकार शरिया में लिखे हुए हैं, और कौन सी शरिया में मुझे नहीं पता, मुझे क्या किसी को भी नहीं पता। मैं कितनों से पूछ चुका हूं भाई कौन सी वाली शरिया से, तो साफ कहते हैं भाई अभी तक तो पता नहीं, तालिबान बताएगा तो हम देख लेंगे। तो इनफैक्ट वो जो शरिया लॉ के अंदर औरतों को बंदी बनाकर रखने की एक जो सिचुएशन है और 9 साल या 12 साल की बच्ची तक को शादी करने की जो परमिशन है, वो लॉ लागू करने का यहाँ दबाव बनाया जाएगा। यानी एक तरफ तो सऊदी अरेबिया या जो भी अरब कंट्रीज़ हैं वो लिबरल सोसाइटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये दोबारा से उस गरीबी के दलदल में ना फंस जाएं, क्योंकि ये जो अरब वर्ल्ड पूरे का पूरा है ना भाई, भूखे नंगे देश हुआ करता था, खाने पीने को कुछ नहीं, गिने चुने कुछ कबीले के सरदार ऐसे होते थे जिनके पास पैसा होता था, बाकी सिर्फ और सिर्फ ये लोग व्यापारी कभी काफिलों को एक जगह से दूसरी जगह पे ऊँटों पे लाद के ले जाने के अलावा कुछ नहीं करते थे, और एक एक बूंद पानी के लिए सामने वाले पूरे कबीले को कत्ल करने में भरोसा रखते थे। इस तरीके के भूखे नंगे लोग थे यार। इनको आप उम्मीद करें, तेल अगर यहाँ नहीं निकलता तो इनमें से किसी भी कंट्री के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ईरान ने अमेरिका से लड़ना था इसलिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, वरना आज भी आप देखो तो एक बंदूक तक नहीं बना पाते ये लोग अपनी। कोई एक टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन अगर आप इस पूरे अरब वर्ल्ड या पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को देख लें तो आपको नहीं मिलेगा। अरब वर्ल्ड जितने आज के दिन आपको अमीर दिख रहे हैं वो तेल बेच बेच के हैं, सरकार टैक्स नहीं लेती, खूब पैसा इन पे उड़ाती है इसलिए, और रॉयल्टी मिलती है इनको इनके फील्ड्स की, इसलिए ये पैसे वाले हो गए हैं। वरना अगर आप देखें तो सारे भूखे नंगे कंगाल लोग थे, बच्चे तक पैदा करते हुए डरते थे ये लोग।
अब अय्याशी है। तो ऐसे में इन्हें लिबरल इकोनॉमी चाहिए ताकि ये किसी तरीके से सरवाइव कर जाएं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ इनको रेडिकलिज्म की तरफ धकेलने वाली फोर्सेस अगर मजबूत होंगी तो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, समझे, बहरीन, ओमान, यमन, जो भी हैं जो तरक्की की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब को पलीता लग जाएगा और अब ये डूबते हुए नजर आएंगे अगले 20 से लेकर 30 साल के अंदर। और क्योंकि ये अगले 20 से लेकर 30 साल में डूबते हुए नजर आएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला क्या है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला क्या है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है और यहीं से सिचुएशन जो है वो इनके लिए ख़तरनाक होती जा रही है। यही रीज़न है अभी तक सऊदी अरेबिया और यूएई, सऊदी अरेबिया और यूएई तालिबान को समर्थन तो वो छोड़ो, वो दूर खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। और यहाँ तक कि यूएई ने तो वो जो अशरफ गनी था उसको सपोर्ट तक दे दिया, यानी वो तालिबान के खिलाफ है। अब अशरफ गनी को शरण देने का मतलब खुले तौर पर वो तालिबान के खिलाफ है, क्योंकि उसे पता है आज तालिबान को सपोर्ट दे दिया तो वही कट्टरवादी ताकतें जो हैं वो यहाँ पर आकर इनके सर पे नाचना शुरू कर देंगी और आगे आने वाला भविष्य इस पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का किसी काम का नहीं रहेगा और ये फिर तेल पी के गुजारा करेंगे। अभी तक जो बेच के ऐश कर रहे थे उसी तेल को पी के गुजारा करेंगे, बाकी इनके पास कुछ बचेगा नहीं। भूखे नंगे हैं यार, कुछ नहीं है भैया। चलो आप दुबई घूमने जा रहे हैं, क्या दुबई में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा? भाई आप सिडनी जाओ, आप अमेरिका के किसी स्विट्ज़रलैंड जाओ, कहीं भी जाओ, यहीं जाके क्या मिलना है? कुछ भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वहाँ कुछ भी नहीं मिलना और दुबई घूम के आए, वो क्रेज़ भी पहले 10 साल पहले का था, वो दुबई का क्रेज़ भी नहीं रहा, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनको पसीने छूटे हुए हैं। बुर्ज खलीफे बना तो लिए और जिस दिन बुर्ज खलीफा से ऊंची कोई इमारत बन गई तो बुर्ज खलीफा देखने के लिए लोग जाना बंद कर देंगे। नतीजा आपके सामने होगा। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है दोस्तों, हालात यहाँ पर ख़राब हैं, किसी को समझ में आने वाला इस टाइम है नहीं और इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। तालिबान से डर चुके हैं, इसलिए तालिबान से नाराज़ हैं, तालिबान से नाराज़ हैं। और जिस तरीके से तालिबान के कतर के साथ रिलेशंस हैं, ये दोनों वैसे और ज़्यादा नाराज़ हैं। नतीजा काफ़ी हद तक आपके सामने आ जाएगा। धन्यवाद।